फंडामेंटल में आप लोगों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो मेन आधार बताए गए थे कि कंप्यूटर के दो मेन आधार होते हैं। एक आपका हार्डवेयर होता है और एक आपका सॉफ्टवेयर होता है। अब हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो हार्डवेयर में हमने दो बताए थे। एक आपके इनसाइड कैबिनेट, जो कैबिनेट के अंदर होते हैं। कैबिनेट के अंदर में जैसे आपका मदरबोर्ड हो गया, तो मदरबोर्ड की अगर हम बात करें तो मदरबोर्ड को सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इसके अलावा अगर देखें तो मेमोरी भी आपकी इनसाइड कैबिनेट आते हैं। फिर आते हैं वो उपकरण जो कैबिनेट में बाहर से लगाए जाते हैं। तो जो बाहर से लगाए जाते हैं उन्हें पेरिफेरल्स बोला जाता है। पेरिफेरल्स मतलब परिधि संबंधी, जो बाहर से लगाए जाते हैं। इसमें आपकी इनपुट डिवाइस आती हैं, आउटपुट डिवाइस आती हैं। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी होती क्या है, पहले हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। मेमोरी एक स्टोरेज एरिया है जहाँ पे कंप्यूटर सारे डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है। अब सवाल यह उठता है कि मेमोरी के प्रकार कितने होते हैं। तो ये हम आपको बता देते हैं कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो जनरली अगर मेमोरी की बात की जाए तो मेमोरी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। दोनों में अंतर क्या होता है? जो प्राइमरी मेमोरी होती हैं कंप्यूटर का परमानेंट पार्ट होती हैं, यानी इनको हम उनसे अलग नहीं कर सकते। जैसे हम मोबाइल ख़रीद के लाते हैं तो मोबाइल में आप देखते होंगे रैम और रोम पहले से ही लगी रहती है। रैम और रोम को हम रैम को वैसे अलग कर सकते हो, लेकिन डाटा लॉस हो जाएगा, आप डाटा सहित अलग नहीं कर सकते। यही हाल रोम का है। रोम को भी आप डाटा सहित अलग नहीं कर सकते, लेकिन जो SD कार्ड लगा होता है, चिप हम लगाते हैं, उसको हम अलग कर सकते हैं। इंसान में जैसे हम लोगों का ब्रेन प्राइमरी मेमोरी में आता है, उसको हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन कापी, किताब, अदर बैकअप स्टोरेज जो है सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, ये हम दूसरे को भी दे सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो CPU या कंप्यूटर का परमानेंट पार्ट होती है, इसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी आती हैं, एक कोर, या इस मेमोरी को कैशे मेमोरी भी कहा जाता है, CACHE। ठीक है, कैशे की एक खासियत होती है, इसको फास्टेस्ट मेमोरी इन CPU की सबसे फास्ट मेमोरी कहा जाता है। एंड एक चीज़ और समझ लें, एंड डाटा इज पास्ड टू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ CPU के अलग अलग कंपोनेंट को जो डाटा पास किया जाता है, वो भी किसके थ्रू पास किया जाता है? कैशे के थ्रू। कैशे की अगर हम बात करें तो ये CPU की सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी होती है। अब ये मेमोरी इस्तेमाल क्यों की जाती है? ये जो आपका प्रोसेसर लगा होता है, प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब प्रोसेसर जितना भी डाटा प्रोसेस करने के लिए लेता है, वो दरअसल रैम से लेता है। ये जो आप मेमोरी देख पा रहे हैं, ये रैम है। तो वैसे कंप्यूटर में जितने प्रोग्राम या डाटा स्टोर होते हैं, वो तो हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। यस, ये हार्ड डिस्क आप देख पा रहे हैं, या CD फ्लॉपी में स्टोर होते हैं। ठीक, लेकिन CPU डायरेक्ट डाटा सेकेंडरी मेमोरी से रीड नहीं करता, यानी हार्ड डिस्क वगैरह से डायरेक्ट डाटा रीड नहीं करता। पहले वो मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है, यानी रैम में, और रैम से ही डाटा किसको ट्रांसफ़र होता है? CPU को। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि जो रैम की एक्सेसिंग स्पीड है वो कम होती है, जबकि जो CPU की एक्सेसिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी रैम जो है ये CPU को उस स्पीड में डाटा नहीं दे सकती जिस स्पीड में CPU प्रोसेस करता है। अब जब उस स्पीड में दे ही नहीं सकती, तो इसका सीधा प्रभाव जो है कंप्यूटर की स्पीड पे पड़ेगा। अब अगला बहुत तेज़ काम कर रहा है ना, लेकिन सपोर्टर जो है उसका, वो अगर कोई सहयोग ना करे तो तेज़ काम करने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए फिर कैशे मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। कैशे मेमोरी का मेन काम यही होता है कि ये एडवांस में रैम से डाटा लेते हैं और किसको पास करते हैं? CPU को, और बाद में प्रोसेस हो चुके डाटा को फिर किस में अपडेट करते हैं? रैम में। तो ये ध्यान रहे कि कैसे जो है ये CPU की सबसे फास्ट मेमोरी होती है,
सीपीयू के अलग अलग कंपोनेंट को जो डाटा सप्लाई होता है ये कैसे से ही सप्लाई होता है। तो यहाँ पे लिखा है कैसे मेमोरी इज ए वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन बी स्पीड अप द सीपीयू। इट एक्ट एज बफर बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी रैम को कहा जाता है। रैम को आप प्राइमरी मेमोरी में मेन मेमोरी नाम से भी बुलाते हैं। ठीक, तो इन चीज़ों को आप ध्यान दें। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम कैसे का आता है, फिर बारी आती है सेमीकंडक्टर मेमोरी की। तो वैसे तो कैसे भी एक प्रकार से सेमीकंडक्टर मेमोरी है, लेकिन मेनली हम लोग सेमीकंडक्टर मेमोरी में रैम और रोम को शामिल करते हैं। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। रैम जो है ये डाटा को स्टोर नहीं करती, बशर्ते प्रोसेस के दौरान डाटा को और प्रोग्राम को तब तक के लिए स्टोर करती है जब तक सीपीयू उनको प्रोसेस करता है। क्यों? क्योंकि सीपीयू जितना भी डाटा प्रोसेस करता है वो सारा का सारा किससे लेता है, रैम से। इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई डाटा सीक्वेंसली स्टोर नहीं होता, यानी जो प्रोसेस होता है सीपीयू में वो प्रोग्राम या डाटा इसमें जगह लेता है और उसके बाद जब वो प्रोसेस होना बंद हो जाता है तो रैम उस डाटा को हटा देती है। समझ में ये चीज़, आप हमारी बात समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ प्रोसेस के दौरान ही डाटा को होल्ड करती है, प्रोसेस के बाद यहाँ पे कोई डाटा स्टोर नहीं होता। तो इस मेमोरी में अगर हम रैम की बात करें तो रैम जो है इसका काम प्रोसेस के दौरान डाटा को जगह देना और प्रोसेस के बाद उसको भगा देना। ये भी दो सेक्शन में काम करती हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक रैम जो प्रोसेस के दौरान डाटा स्टोर करती हैं और डायनामिक का काम प्रोसेस हो चुके डाटा को क्लियर करना और नए डाटा को उसके स्थान पे स्टोर करना होता है। अब रैम में कई प्रकार की रैम आती हैं, एसडी रैम, इसके अलावा DDR1, DDR2, तो कई प्रकार की यहाँ पे रैम है जिनका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर को स्पीड अप करने के लिए। फिर बात आती है रीड ऑनली मेमोरी। तो ये बिरादरी से ही रीड ऑनली मेमोरी है, यानी इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। रोम को भी दो भागों में बांटा जाता है। इसमें जो प्राइमरी मेमोरी होती हैं, तो एक तो आपकी कैसे हो गई, कैसे मेमोरी के बाद फिर हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर मेमोरीज की। तो सेमी कंडक्टर मेमोरी में आपकी दो मेमोरी आती हैं। एक आपकी रैम आती है। रैम को दरअसल हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी बुलाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में, ठीक, ये डाटा को स्टोर द डाटा ड्यूरिंग प्रोसेस। ठीक, यानी डाटा को स्टोर द डाटा ड्यूरिंग प्रोसेस, यानी प्रोसेस के दौरान स्टोर करती हैं। आफ्टर दैट डाटा इज ऑटोमेटिकली डिलीटेड। इसके बाद जो डाटा है अपने आप डिलीट हो जाता है। ठीक, यहाँ पे जो है ये डाटा को लॉन्ग टर्म स्टोर नहीं करता, ऑटोमेटिकली डिलीटेड व्हेन लाइट इज़ ऑफ, या तो आप पावर सप्लाई ही बंद कर दें, और फाइल इज़ क्लोज। तो इसीलिए हम फाइल को क्लोज करने से पहले सेव कर लेते हैं। जब सेव कर लेते हैं तो वो फाइल सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाती है और डाटा जो है अपने आप डिलीट नहीं होता सेकेंडरी मेमोरी में सेव होने के बाद। फिर बारी आती है यहाँ पे रोम की। रोम की अगर हम बात करें तो रोम को दरअसल रीड ऑनली मेमोरी बुलाया जाता है। रीड ऑनली मेमोरी का सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे जो डाटा स्टोर होता है, डाटा स्टोर्ड हियर ऑलवेज इन रीड ऑनली फॉर्म, यानी जो भी डाटा रहता है वो किस में रहता है, रीड ऑनली फॉर्म में, एंड कैन नॉट बी डिलीटेड। लेकिन इसमें भी अपवाद है, सारी रैम ऐसा नहीं करती, सारी रोम ऐसा नहीं करती। रोम की बात करें, जब हम मोबाइल खरीद के लाते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं रैम होती है, कितने GB की रैम है ये देखते हैं, प्लस आप रोम देखते हैं। मोबाइल खरीदने आदमी जाता है तो तीन ही चीज़ों पे फोकस करता है, एक तो प्रोसेसर कितने गीगाहर्ट्ज़ का, इसके बाद रैम कितनी लगी है और रोम कितनी लगी है। अब बात अगर हम रैम की करें तो रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ये डाटा को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देती है। फिर बारी आती है रोम की। तो आप मोबाइल ख़रीद के लाते होंगे तो आपको कंपनी वाले बताते होंगे इसमें 16 GB रोम है, इसमें 32 GB रोम है, इसमें
64 GB रोम है। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपने फोकस की होगी, अगर वो 16 GB रोम आपको बताता है तो आप पूरी 16 GB रोम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 3 से 4 GB उसमें पहले से फुल रहती है। फुल क्यों रहती है? उसमें रहते हैं सिस्टम प्रोग्राम्स। क्या रहते हैं? सिस्टम प्रोग्राम्स। वैसे इस मेमोरी को हम मास्क्ड रोम भी कह सकते हैं, जिसको एक मास्क लगा दिया गया कि ये सिस्टम के लिए रिजर्व है। इसमें क्या होता है? द कंटेंट्स, इसमें जो डाटा स्टोर होता है, ठीक, वो स्टोर्ड हियर इज, ठीक, प्योर रोम, वो पूरी तरह से रोम होता है, प्योर रोम, ठीक। इसका एक एग्जाम्पल भी है, ठीक। जनरली बायोस की अगर हम बात करें, बायोस इज प्योर, ठीक, एग्जाम्पल ऑफ इट। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वो प्रोग्राम जो डिवाइस को स्टार्टअप देते हैं। जैसे आप फ्रीज खरीद के लाते हैं, आजकल स्मार्ट कन्वर्टर फ्रीज आ गए, तो उसका भी कोई ना कोई प्रोग्राम होता है जो उसमें सेव रहता है। टीवी खरीद के लाते हैं तो उसमें भी सेटिंग्स है ना, ऑन ऑफ साउंड, ये उसमें पहले से सेव रहता है। कंप्यूटर खरीद के लाते हैं, मोबाइल खरीद के लाते हैं, मोबाइल आप खरीद के लाते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग टाइम और बहुत सारे सॉफ्टवेयर पहले से सेव रहते हैं। समझ गए ना? तो ये जो डाटा स्टार्टअप के लिए सेव किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? बायोस। बायोस को आप अपडेट तो कर सकते हैं लेकिन आप डिलीट नहीं कर सकते। जैसे आप टाइम अपडेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इनको आप डिलीट नहीं कर सकते। मोबाइल में भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम के साथ पड़े मिलते हैं, उनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। हाँ, करने को उसके संसाधन हैं, आप इसकी रूट डायरेक्टरी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके लिए कई सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे किंग रूट वगैरह, जो आपको ऐसा करने में मदद करते हैं। लेकिन ये भी देखा जाए तो एक तरह से रिस्की प्रोसेस होता है। अगर आप बायोस को डिलीट कर देते हैं तो बायोस डिलीट करते टाइम वो आपको सजेशन देते हैं कि अगर मान लीजिए आप बायोस के साथ या रूट डायरेक्टरी के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो बहुत सारी कंपनियां वार्न करती हैं कि कंपनी इसकी गारंटी नहीं लेगी। बाकी कलाकार लोग हैं, मेमोरी का पार्टीशन कर लेते हैं, है ना, एक साथ 2-2, 3-3 सॉफ्टवेयर चला लेते हैं तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जनरली ये देखा जाए तो बायोस में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रोम का सबसे पहला प्रकार जो होता है वो क्या होता है? मास्क्ड रोम या सिस्टम प्रोग्राम रोम। इसमें आपके सिस्टम के प्रोग्राम रहते हैं जिनमें परिवर्तन संभव नहीं रहता। इसके बाद दूसरा होता है यूजर प्रोग्राम रोम, जिनको यूजर प्रोग्राम कर सकता है या अपने प्रोग्राम रख सकता है। इन्हें कई भागों में बांटा गया है। जैसे एक नाम आप दे सकते हैं, ठीक है, प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है? डाटा इज, ठीक, स्टोर्ड हियर, यानी यहाँ पे डाटा जो स्टोर रहता है, ठीक, कैन बी चेंज, बदला जा सकता है, ठीक, ओनली वंस, ठीक, इन इट्स लाइफ, यानी उस मेमोरी की लाइफ में आप डाटा को एक ही बार बदल सकते हैं। फिर इसमें दूसरी जो बनाई गई उनमें थोड़ा सुधार किया गया, ठीक, इरेजेबल, ठीक, प्रोग्रामेबल रोम बोला जाता है, यानी शॉर्ट में ईपी रोम भी कह सकते हो। इस रोम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? डाटा इज, ठीक, स्टोर्ड हियर, इसमें जो डाटा स्टोर रहता है, ठीक, कैन बी चेंज, बदला तो जा सकता है, बट टू प्लेस चिप इन सनलाइट, इसके लिए आपको जो चिप है उसको सनलाइट यानी सूरज की रोशनी में रखना पड़ता है। तीसरी यहाँ पे आती है, वो आती हैं आपकी इलेक्ट्रिकली, ठीक, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक, इनको ईईपी रोम या ई स्क्वायर पी रोम भी कहा जाता है। तो इसमें झंझट नहीं होता। नाउ यू कैन, अपनी डाटा को हम बदल सकते हैं, मॉडिफाई डाटा विदाउट रिप्लेसिंग चिप, बिना चिप को रिप्लेस किए उसको बदला जा सकता है। यूजिंग, ठीक, इलेक्ट्रिक रेस, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक रेस का इस्तेमाल करके डाटा बदलने की सुविधा मिलती है। फिर बारी आती है सेकेंडरी मेमोरी की।
अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो ये मेमोरी कंप्यूटर का परमानेंट पार्ट तो नहीं होती। दिस मेमोरी इज नॉट परमानेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम का परमानेंट पार्ट नहीं होती, बट यू कैन स्टोर द डाटा। यहाँ पे जो डाटा होता है इसको आप परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, यानी डाटा जो है अपने आप इरेज नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे मेमोरी को हम कई भागों में बांट सकते हैं। एक, यहाँ पे अगर देखा जाए तो विभाजन का तरीका होता है कि आप इस तरह से बांट लीजिए, डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस जिनमें आप जब चाहो फाइल सेव कर सकते हो और जब चाहो आप डिलीट कर सकते हो। जैसे इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो रोम भी डायरेक्ट एक्सेस की सुविधा देता है। बाकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में भी आप जब चाहे सेव कर सकते हैं, जब चाहे डिलीट कर सकते हैं। लेकिन कुछ मेमोरी ऐसे होती हैं जैसे टेप मेमोरी हो गई, ऑडियो वीडियो कैसेट आती हैं, सीडी डीवीडी होती हैं, इनको सीक्वेंशियल एक्सेस में रखा जाता है। अब टेप आपके डबिंग होते हैं, मतलब इसमें सीक्वेंस में डाटा राइट होता है और सीक्वेंस में ही डाटा रीड होता है। चलो सीडी डीवीडी को भी आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, जो फाइल जब मन करे से खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो। लेकिन जो टेप मेमोरी होती हैं ये प्योरली सीक्वेंशियल एक्सेस होते हैं, यानी इनमें जो डाटा है वो क्रम से ही एक्सेस किया जा सकता है, यानी इसमें आप जब चाहें जिस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे आप पहले वीसीआर देखते होंगे, अगर उसमें मूवी आगे पीछे की जाती थी तो वो सीक्वेंस से ही आगे पीछे होती थी, जल्दी जल्दी चित्र आगे पीछे भागते थे। आजकल क्या है, डायरेक्ट जितने मिनट से आप चाहो आप स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका आप बांटने का ये यूज़ कर सकते हो कि आप उसे मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी में बांट सकते हो। अब मैग्नेटिक मेमोरी की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी मेमोरी आती है, इसमें वो मेमोरी आती है स्टोर द डाटा इन मैग्नेटिक फॉर्म। इसमें जो डाटा का प्रारूप रहता है कुछ हद तक मैग्नेटिक रहता है। इसमें आपकी दो तरह की मेमोरी आती हैं, डिस्क और दूसरे जो भी हम टेप मेमोरी की बात कर रहे हैं। ठीक, अब पहले अगर हम बात करें डिस्क की तो मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क इनमें थोड़ा अंतर होता है। जैसे सीडी डीवीडी ये ऑप्टिकल डिस्क होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक डिस्क की। ठीक, तो अगर हम बात यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क की करें तो जो मैग्नेटिक डिस्कें होती हैं जनरली मैग्नेटिक डिस्क्स आर मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अब इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, विच इज़ आयरन ऑक्साइड। जिस पदार्थ का इनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है उसे आयरन ऑक्साइड नाम देते हैं। लुक्स लाइक क्रिस्टल, क्रिस्टल के माला भी आते हैं। ठीक, ये ब्लैक शाइनिंग मटेरियल होता है। तो जो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क होते हैं ये जनरली आपकी किससे बनी होती हैं, आयरन फाइल से। हम आपको प्लेटें दिखा देते हैं। इसमें जो आपकी हार्ड डिस्क अभी हमने दिखाई थी तो फ्लॉपी डिस्क है। ये जो प्लेट आप देख पा रहे हैं ये दरअसल आयरन फाइल से बनी होती है। बाकी जो आपकी सीडी वगैरह होती हैं, आप सीडी की डिस्क ये जो लगी है, सीडी की डिस्क लगी हुई है, ये आपकी प्लास्टिक की प्लेट होती है। इसमें भी एक पदार्थ का लेप लगा रहता है जिसको हम लोग माइलर बुलाते हैं। अदरवाइज इसमें जो प्लेटें होती हैं ये वाली हार्ड डिस्क वगैरह की, ये सब आयरन ऑक्साइड से बनी होती है। वैसे हम इनका सिस्टम समझा दें, इनमें भी जो डाटा रीड या राइट होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में ही रीड राइट होता है। लेकिन रीड राइट कैसे होता है इसको आप वीडियो पॉज कर करके नोट कर लेना। हम शुरू करते हैं पहले फ्लॉपी डिस्क से। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क से कि इसमें डाटा रीड राइट कैसे होता है। जो दरअसल फ्लॉपी डिस्क होती हैं इनका पुराने समय में इस्तेमाल डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ले जाने के लिए किया जाता था। यानी अगर आपको डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ट्रांसफ़र करना होता तो आप बड़ी आसानी से फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल कर सकते थे।
तो यहाँ पे सिस्टम क्या होता था फ्लॉपी डिस्क में, ये हम आपको समझा दें। वैसे जितनी भी डिस्कें होती हैं, चाहे हार्ड डिस्क हो, चाहे फ्लॉपी डिस्क हो, चाहे कॉम्पैक्ट डिस्क हो, ये देखने में हमको प्लेन लगती हैं। इनको देख के आपको लगेगा कि एकदम प्लेन डिस्क है, जबकि जितनी भी ये डिस्कें होती हैं ये दरअसल सर्कल्स में बटी होती हैं। आप ये सर्कल्स देख पा रहे होंगे। तो ये जो सर्कल्स होते हैं इन्हें ट्रैक्स बोला जाता है। किसी भी डिस्क में ट्रैक्स की संख्या जो है वो निर्धारित नहीं होती। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका एक पर्पल कलर का, ये जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं इसमें पर्पल कलर के कई क्लासिफिकेशन बन रहे हैं। हर ट्रैक में एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इन्हें सेक्टर बोला जाता है। तो इनकी हम आपको गणित समझा दें क्या होती है। ये जो एक ट्रैक बनता है इसमें सेक्टरों की संख्या निर्धारित होती है। मात्र 63 सेक्टर होते हैं। और इसमें जो यह एक सेक्टर आप देख पा रहे हैं, ये जो पर्पल कलर का हिस्सा है, एक सेक्टर आपका 512 बाइट स्पेस देता है। कितना स्पेस देता है? एक सेक्टर जो है 512 बाइट स्पेस देता है। अब आप डिस्क का साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका बड़ा आसान तरीका है। पहली चीज़, उसमें ट्रैक्स कितने हैं, ट्रैक्स के बाद इनटू सेक्टर, सेक्टर की संख्या निर्धारित होती है। सेक्टर्स जो होते हैं वो 63 फिक्स हैं और हर सेक्टर कितना डाटा स्टोर करता है? 512 बाइट। तो इस तरह से जो डिस्क होती है ट्रैक सेक्टर्स में बटी होती है और हर डिस्क ट्रैक्स और सेक्टर्स में बटी होती है। चाहे वो सीडी हो, चाहे वो डीवीडी हो, चाहे वो फ्लॉपी हो, बस सब में डाटा रखने का जो सिस्टम होता है ये अलग होता है। अब बात अगर हम फ्लॉपी डिस्क की करें तो फ्लॉपी डिस्क को 1969 में डिज़ाइन किया गया था। इनका इस्तेमाल डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए किया जाता था। यानी अगर हमें डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ले जाना है तो हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्लॉपी डिस्क का। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। इसमें अगर देखें तो सबसे पहले करीब 8 इंच डायमीटर की फ्लॉपी बनाई गई थी। डायमीटर मतलब व्यास, आप समझ रहे होंगे। ये जो 8 इंच डायमीटर की फ्लॉपी यहाँ पे बनाई गई थी ये आपकी बहुत कम डाटा स्टोर करती थी। अब सबसे हाईएस्ट जो स्टोर करती थी उसके बारे में बता दें। फिर 5.25 इंच, इसको माइक्रो फ्लॉपी नाम दिया गया था, माइक्रो फ्लॉपी। इसके बाद लास्ट जो इनकी प्रजाति थी इनके खानदान की वो 3.5 इंच फ्लॉपी थी। इनको दरअसल मिनी फ्लॉपी नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? मिनी फ्लॉपी। मिनी फ्लॉपी की अगर हम बात करें तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी इनकी प्रजाति में सबसे ज़्यादा थी और ये 1.44 MB डाटा स्टोर करती है। कई बार एग्जाम में चीज़ पूछी गई है। मिनी फ्लॉपी 1.44 MB डाटा स्टोर करती है। फिलहाल आजकल हम लोग डाटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। हार्ड डिस्क में भी अब एडवांस वर्जन आने लगे जिनको SSD वगैरह नाम दिया जाता है, स्ट्रेट ड्राइव, है ना। तो ये एक लंबा टॉपिक है, इस पर हम लोग स्पेशल वीडियो बनाएंगे। इसको पिछली देखने के बाद आप देखिएगा। इसमें आपको फ्लॉपी भी पढ़ना है, हार्ड डिस्क भी पढ़ना है और ये सारी मेमोरी हम इसमें एक साथ क्लियर कर देंगे। ठीक है।